सोचिए एक बहुत ही भीषण गर्मी वाला दिन है। ऑस्ट्रेलिया के एक रेस्टोरेंट के किचन में भयंकर उमस है हम्म। और एक लड़का वहां खड़ा है जिसके हाथों में जूठे बर्तन हैं और वो लगातार मतलब घंटों से उन्हें धो रहा है। बिल्कुल 12-12 घंटे की शिफ्ट। हाँ, लेकिन उसके दिमाग में एक बिल्कुल ही अलग फिल्म चल रही है। मतलब वो खुद को कोई साधारण मजदूर नहीं बल्कि पंजाब का सबसे बड़ा सुपरस्टार मानकर चल रहा है। जो कि उस हालात में सोचना बहुत अजीब लगता है। वही तो, आसपास का माहौल चीख चीख कर कह रहा है कि वो एक मामूली इंसान है, लेकिन उसका दिमाग एक अलग ही वास्तविकता बुन रहा है। और सबसे हैरानी की बात यह है ना कि कुछ सालों बाद वो सच में एक बहुत बड़ा सुपरस्टार बन जाता है। हाँ, परमेश्वर माँ। एग्जैक्टली। अब यहाँ हमारी इस गहन चर्चा में एक बहुत ही गहरा सवाल उठता है। मतलब क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था? एक किस्मत कह लें लोग जैसा। हाँ, किस्मत। या फिर क्या ये हमारे दिमाग के न्यूरोसाइंस का कोई ऐसा नियम है जिसे अक्सर लॉ ऑफ अट्रैक्शन या मैनिफेस्टेशन का नाम देके रहस्यमयी बना दिया जाता है? ये बहुत ही चुभने वाला सवाल है। क्योंकि अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जब भी मैनिफेस्टेशन जैसे सिद्धांत की बात होती है तो ये गणित के किसी फॉर्मूले की तरह कागज पर तो बहुत सटीक लगता है। सही कहा। लेकिन जब बात असल जिंदगी की आती है तो ऐसा क्यों होता है कि एक इंसान अपनी मनचाही जिंदगी हासिल कर लेता है और दूसरे के लिए 99% मामलों में ये बिल्कुल काम नहीं करता? देखिए, इंसान अक्सर उम्मीदों और यथार्थ के बीच इसी जगह आकर उलझ जाता है। मतलब दशकों से किताबों और इंटरनेट ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को एक जादुई छड़ी की तरह पेश किया है। अलादीन का चिराग बना दिया है इसे। बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे बस आंखें बंद करके कुछ मांग लेना है और वो रातों रात मिल जाएगा। लेकिन हमारा दिमाग और ये ब्रह्मांड इतने बाइनरी या सीधे नहीं है कि बस एक बटन दबाया और काम हो गया। इतना आसान होता तो हर कोई करोड़पति होता। वही तो। असल में जब ये सिद्धांत काम नहीं करता तो लोग खुद को कोसने लगते हैं या इस पूरे विचार को ही फर्जी मान लेते हैं। लेकिन गलती सिद्धांत में नहीं है। तो गलती कहाँ है? गलती उसे समझने के तरीके में है। बिल्कुल। और आज के इस डीप डाइव में हम इसी उलझन की जड़ों तक जाने वाले हैं। आज की हमारी रिसर्च और जो भी नोट्स हमारे सामने हैं, उनके आधार पर हम किसी जादुई ट्रिक या रातों रात अमीर बनने वाले किसी छलावे पर बात नहीं करेंगे। हम विज्ञान पर बात करेंगे। हाँ, आज का हमारा मुख्य मिशन है मैनिफेस्टेशन के असली विज्ञान को डिकोड करना। इसे उस अलादीन के चिराग वाली छवि से बाहर निकालकर इसके पीछे के न्यूरोसाइंस और ऊर्जा के विज्ञान को समझना है। ये समझना है कि जब कोई इंसान अपनी मनचाही जिंदगी बनाता है तो उसके दिमाग के भीतर बायोलॉजिकल लेवल पर क्या बदलाव हो रहे होते हैं। और ये चर्चा इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि आज हम केवल हवा में बातें नहीं करने वाले। सिद्धांत नहीं, बिल्कुल। हम इस विज्ञान को एक जीती जागती कहानी पर लागू करके देखेंगे। उसी लड़के की कहानी जिसका जिक्र अभी आपने किया, परमेश्वर माँ। हाँ। हम देखेंगे कि कैसे बर्तन धोने से लेकर सुपरस्टार बनने तक का उनका सफर कोई चमत्कार नहीं था, कोई जादू नहीं था। नहीं, वो एक पूरी तरह से वैज्ञानिक और मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया थी। उन्होंने अनजाने में या जानबूझकर दिमाग के उस सिस्टम का इस्तेमाल किया जो हम सभी के भीतर मौजूद है। बस उसे एक्टिवेट करने का तरीका हर किसी को नहीं आता। एग्जैक्टली। तो चलिए इस परतों को खोलना शुरू करते हैं। जादू टोने वाली बातों से बाहर निकलकर सबसे पहले हमारे लिए अपने दिमाग के हार्डवेयर को समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि अगर हम किसी भी तरह के मैनिफेस्टेशन की बात कर रहे हैं तो इस पूरी प्रक्रिया का कंट्रोल रूम तो हमारा अपना दिमाग ही है ना। बिल्कुल। आज जो रिसर्च हम देख रहे थे उसमें दिमाग के एक बहुत ही खास हिस्से का विस्तार से जिक्र किया गया है। जी हाँ, और वो बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, RAS। हाँ, न्यूरोसाइंस की भाषा में इसे संक्षेप में RAS कहा जाता है। देखिए, इसे समझने के लिए हमें दिमाग के काम करने के तरीके को देखना होगा। हर एक सेकंड में हमारा दिमाग आसपास के माहौल से करोड़ों सूचनाओं को प्रोसेस कर रहा होता है। करोड़ों? हाँ, रोशनी, तापमान, हवा की गति, बैकग्राउंड में चल रही आवाजें, रंगों के शेड्स। बाप रे। अगर दिमाग इन सभी करोड़ों डेटा पॉइंट्स पर एक साथ ध्यान देने लगे तो हमारा नर्वस सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा, इंसान पागल हो जाएगा। सच में ओवरलोड हो जाएगा दिमाग। बिल्कुल। तो प्रकृति ने हमें बचाने के लिए दिमाग के बेस में न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क बनाया है जिसे RAS कहते हैं। ये एक फिल्टर का काम करता है। अच्छा, तो ये छन्नी की तरह? हाँ, इसका इकलौता काम है उन 99% सूचनाओं को ब्लॉक कर देना जो इंसान के सर्वाइवल या उसके वर्तमान लक्ष्य के लिए जरूरी नहीं है। और सिर्फ उसी जानकारी को अंदर आने देना
जिसे इंसान ने सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मान लिया है। अगर इसे आज के दौर की भाषा में समझा जाए तो क्या ये बिल्कुल हमारे स्मार्टफोन के सोशल मीडिया एल्गोरिदम की तरह काम नहीं कर रहा है? बहुत हद तक। कैसे? जैसे मान लीजिए किसी इंसान ने एक बार इंटरनेट पर किसी खास ब्रांड के रनिंग शूज के बारे में सर्च कर लिया। उसने एल्गोरिदम को एक सिग्नल दे दिया कि मुझे इसमें दिलचस्पी है। हाँ। अब वो इंसान कोई भी ऐप खोले उसे हर जगह उसी जूते के विज्ञापन दिखने लगते हैं। हर जगह वही जूते। हाँ, और ऐसा तो है नहीं कि वो विज्ञापन इंटरनेट पर पहले मौजूद नहीं थे। वो पहले से वहीं थे, लेकिन अब फोन के एल्गोरिदम ने उन्हें उसके लिए मुख्य रूप से दिखाना शुरू कर दिया है। क्या बात है। तो हमारा RAS भी तो बिल्कुल यही कर रहा है ना। ये बहुत ही शानदार और एकदम सटीक एनालॉजी है। RAS बिल्कुल एक बायोलॉजिकल एल्गोरिदम की तरह ही है। जब कोई इंसान अपने किसी लक्ष्य को लेकर पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है, चाहे वो कोई नई नौकरी हो, कोई नया हुनर सीखना हो या जीवन में कोई बड़ा मुकाम हासिल करना हो, बिल्कुल, और जब वो इस लक्ष्य को अपने विचारों के जरिए बार बार दिमाग में दोहराता है, तो वो असल में अपने RAS को प्रोग्राम कर रहा होता है, अपने एल्गोरिदम को सेट कर रहा है। एग्जैक्टली। एक बार जब ये एल्गोरिदम सेट हो जाता है तो दिमाग का ये हिस्सा उस इंसान के आसपास मौजूद उन सभी मौकों, उन संसाधनों और उन लोगों को स्कैन करके सामने लाने लगता है जो पहले से उसी माहौल में मौजूद थे, लेकिन पहले दिखाई नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो फिल्टर बंद था। बिल्कुल सही पकड़ा। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। थोड़ा क्रिटिकल होकर सोचें तो क्या ये सब सिर्फ एक कंफर्मेशन बायस का ही दूसरा नाम नहीं है? ये एक बहुत आम सवाल है। अक्सर कहते हैं कि इंसान सिर्फ वही देखना चाहता है जो उसकी सोच से मेल खाता है। अगर मैनिफेस्टेशन का पहला कदम सिर्फ अपने दिमाग के इस फिल्टर को सही दिशा देना है, तो क्या सिर्फ मौकों को देख लेने भर से सफलता मिल जाएगी? मतलब अगर एल्गोरिदम ने जूतों का विज्ञापन दिखा दिया तो जूते खुद चलकर घर तो नहीं आ जाएंगे ना? बिल्कुल नहीं आएंगे। उसके लिए तो अपनी जेब से पैसे निकालकर उन्हें खरीदना पड़ेगा। और यही वो बिंदु है जहां बहुत सारे लोग मैनिफेस्टेशन को गलत समझ लेते हैं। कैसे? देखिए, कंफर्मेशन बायस एक निष्क्रिय या पैसिव अवस्था है जहां इंसान सिर्फ अपनी मान्यताओं को सही साबित करने के लिए सबूत ढूंढता है। लेकिन RAS का प्रोग्राम होना एक एक्टिव प्रक्रिया है। ये सिर्फ पहला कदम है, ये कोई मंजिल नहीं है। अच्छा। और यहीं से हम सोच की दुनिया से बाहर निकलकर सबसे महत्वपूर्ण पड़ाव यानी असल जिंदगी के विज्ञान की ओर बढ़ते हैं, एक्शन की तरफ। हाँ, क्योंकि अगर दिमाग का फोकस या सिर्फ लक्ष्य को डायरी में लिख लेना ही सब कुछ होता तो आज हर कोई सफल होता। वही तो। रिसर्च स्पष्ट रूप से बताती है कि सिर्फ विजुअलाइजेशन या डायरी में सपने लिखना काफी नहीं है। हाँ, क्योंकि अगर सिर्फ ख्यालों में सोचने से या किसी विजन बोर्ड पर तस्वीरें चिपका लेने से सब कुछ मिल जाता तो दुनिया में कोई मेहनत ही क्यों करता? बिल्कुल। लेकिन यहाँ इंटरनेट पर मौजूद जो सामग्री है ना, वो अक्सर बहुत भटकाने वाली होती है। कई जगहों पर कहा जाता है कि यूनिवर्स को अपने शब्द बताओ, वो सब सुनता है। ये बहुत बड़ा मिथक है। हाँ, आज की हमारी रिसर्च इसे सिरे से नकारती है। रिसर्च कहती है कि इस पूरे ब्रह्मांड को शब्दों की भाषा समझ ही नहीं आती। एकदम सही। विज्ञान और मनोविज्ञान दोनों इस बात को मानते हैं कि इंसान जिन शब्दों का इस्तेमाल करता है वे बहुत सतही होते हैं। ब्रह्मांड या गहराई में कहें तो हमारा अपना नर्वस सिस्टम सिर्फ एक ही भाषा समझता है, वाइब्रेशन की भाषा। हाँ, वाइब्रेशन या ऊर्जा की भाषा। अब इसे किसी रहस्यमयी या जादुई कश्मे से देखने के बजाय पूरी तरह से विज्ञान के नजरिए से डिकोड करते हैं। बिल्कुल। असल में वाइब्रेशन का मतलब क्या है? ये कोई जादुई तरंग नहीं है। न्यूरोसाइंस के नजरिए से ये इंसान के भीतर एक संपूर्ण अलाइनमेंट या तालमेल का नाम है। तालमेल? किन चीजों का तालमेल? ये तालमेल 3 चीजों से बनता है। इंसान के विचार, उसकी भावनाएं और उसके कर्म यानी एक्शन। अच्छा, विचार, भावनाएं और एक्शन। हाँ। इसे थोड़ा और विस्तार से समझना होगा। क्योंकि जो लोग दिन भर अपने कमरे में बिस्तर पर बैठकर सफलता के ऑडियो ट्रैक सुनते हैं और सोचते हैं कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हाँ। उनके लिए ये बात बहुत बड़ी आंखें खोलने वाली हो सकती है। इसे ऐसे समझते हैं, जब तक कोई व्यक्ति जो सोच रहा है उसे वो भावनात्मक स्तर पर गहराई से महसूस नहीं करता, और सबसे अहम बात, जब तक वो उसके अनुसार शारीरिक रूप से काम नहीं करता, तब तक उसके नर्वस सिस्टम में कोई बदलाव नहीं आता। मतलब कोई एक्शन हाँ, नहीं तो कोई बदलाव नहीं। बिल्कुल। अगर कोई दिन भर बिस्तर पर लेट कर ये सोच रहा है कि मैं एक बहुत सफल उद्यमी बन रहा हूं, लेकिन वो अपने आइडिया पर 1 घंटे भी काम नहीं करता, तो क्या होता है? क्या होता है? उसके दिमाग का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो लक्ष्य बनाता है और उसका मोटर कॉर्टेक्स जो शरीर को काम करने का निर्देश देता है, दोनों के बीच एक भयंकर टकराव पैदा हो जाता है। एक क्लैश हो जाता है। हाँ,
मनोविज्ञान में इसे कॉग्निटिव डिसोनेंस कहते हैं। दिमाग तुरंत समझ जाता है कि ये इंसान झूठ बोल रहा है। अरे बाप रे, यानी इंसान खुद अपने ही दिमाग को धोखा नहीं दे सकता। कभी नहीं। ये तो बहुत ही तीखा सच है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सोशल मीडिया पर जो तमाम इन्फ्लुएंसर्स सोते हुए अमीर बनने की फ्रीक्वेंसी या बिना कुछ किए सफलता पाने के ट्रिक्स बेच रहे हैं, वे असल में एक बहुत बड़ा आधा सच बता रहे हैं। आधा सच क्या, मैं तो कहूंगा बहुत बड़ा धोखा है। 100% सच है, और ये धोखा लोगों को निष्क्रिय बना रहा है। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वास्तव में लॉ ऑफ एक्शन के बिना पूरी तरह से अधूरा है। लॉ ऑफ एक्शन, ये बहुत भारी शब्द है। हाँ, दिमाग के न्यूरॉन्स में नए रास्ते, जिसे हम न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं, वो तभी बनते हैं जब इंसान असल दुनिया में कोई कदम उठाता है, गलतियां करता है और उनसे सीखता है। सिर्फ सोचने से न्यूरॉन्स नहीं बदलते। बिल्कुल नहीं। जब इंसान के विचार, उसकी तीव्र भावनाएं और उसके निरंतर कर्म एक ही दिशा में बहने लगते हैं, तब जाकर वो स्थिति बनती है जिसे ऊर्जा या वाइब्रेशन कहा गया है। अगर विचारों और कर्मों के बीच विरोधाभास है, तो कोई भी मैनिफेस्टेशन कभी काम नहीं करेगा। जब ये पूरी तरह से स्पष्ट हो गया कि एक्शन लेना ही सबसे बड़ी कुंजी है, तो एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल सामने आता है। पूछिए। अक्सर इंसान सोचता है कि जब मैं सफल हो जाऊंगा, तब मैं उस सफलता वाले आत्मविश्वास के साथ काम करूंगा। ये बहुत बड़ी गलती है। तो अगर किसी के पास आज वो लक्ष्य नहीं है, वो संसाधन नहीं है, तो वो लक्ष्य हासिल होने से पहले किस तरह का एक्शन ले? जो इंसान आज संघर्ष कर रहा है, वो एक सफल इंसान की तरह बर्ताव कैसे कर सकता है? इस सवाल का जवाब आज की रिसर्च के सबसे बेहतरीन और मनोविज्ञान पर आधारित हिस्से में छिपा है। इसे लिविंग इन द एंड का सिद्धांत कहा गया है। लिविंग इन द एंड? हाँ, इसका मतलब है उस अवस्था और उस पहचान को आज ही अपना लेना, जैसे कि लक्ष्य पहले ही पूरा हो चुका है। अच्छा। रिसर्च में एक फिटनेस और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर का बहुत ही सटीक उदाहरण दिया गया है। क्या है वो उदाहरण? मान लीजिए कोई इंसान वीडियो क्रिएटर बनना चाहता है और लाखों लोगों तक पहुंचना चाहता है। एक आम इंसान का नजरिया क्या होगा? वो क्या सोचेगा? आम नजरिया तो यही होता है कि पहले थोड़े पैसे जुड़ जाएं, एक अच्छा सा महंगा कैमरा आ जाए, एक शानदार बैकग्राउंड हो जाए, या फिर पहले जिम जाकर एक परफेक्ट फिजिक बन जाए, उसके बाद मैं वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करूंगा। ज्यादातर लोग यही सोचते हुए सालों निकाल देते हैं। और यही मनोविज्ञान की सबसे बड़ी हार है। मतलब परफेक्शन का इंतजार करना। हाँ, इंसान हमेशा परफेक्ट समय का इंतजार करता रहता है और असल में वो टाल मटोल कर रहा होता है। लिविंग इन द एंड का वैज्ञानिक मतलब ये है कि वो इंसान आज ही इसी वक्त अपने उसी पुराने और स्क्रीन टूटे हुए फोन से ही वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू करे, बिना अच्छे बैकग्राउंड के। बिल्कुल। लेकिन उस वीडियो में, उसकी आंखों में, उसके बोलने के तरीके में वो आत्मविश्वास और वो ऊर्जा बिल्कुल वैसी होनी चाहिए जैसे उसके सामने 1 लाख दर्शक बैठे हों। अरे वाह! वो आज से ही अपने सीमित संसाधनों के साथ उस अनुशासन का पालन करे जो एक वर्ल्ड क्लास प्रोफेशनल करता है। ये कोई नाटक नहीं है, ये अपनी पहचान को बदलने की प्रक्रिया है। लेकिन रुकिए, यहाँ एक बहुत ही बारीक रेखा है जिस पर बात करना जरूरी है। हाँ, बताइए। क्या ये लिविंग इन दी एंड और खुद को धोखा देने यानी डिल्यूजन के बीच कंफ्यूजन पैदा नहीं करता? बहुत अच्छा सवाल है। क्योंकि अगर कोई इंसान अपनी असलियत को पूरी तरह से नकार दे कि उसके बैंक में पैसे नहीं हैं, लेकिन वो करोड़ोंपति की तरह खर्च करने लगे, तो क्या वो ख्याली दुनिया और बर्बादी का शिकार नहीं हो जाएगा? इस सिद्धांत और एक मनोवैज्ञानिक धोखे के बीच रेखा कहाँ खिंचती है? ये एक बहुत ही शानदार काउंटर पॉइंट है, और यहीं पर विज्ञान डिल्यूजन और मैनिफेस्टेशन के बीच का फर्क साफ करता है। कैसे? देखिए, डिल्यूजन या खुद को धोखा देने का मतलब है वास्तविकता को पूरी तरह नकार देना। ये मान लेना कि सफलता मिल चुकी है, इसलिए अब मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब आलसी हो जाना। हाँ, लेकिन लिविंग इन द एंड वास्तविकता को नकारना नहीं है। ये अपनी वर्तमान स्थिति को एक शुरुआती सीढ़ी की तरह स्वीकार करना है, लेकिन अपने मानसिक मानकों, अपने काम करने की नैतिकता और अपने अनुशासन को उस भविष्य वाले स्तर पर ले जाना है। मतलब मेहनत भविष्य वाले स्तर की करनी है। बिल्कुल। इसका मतलब झूठा दिखावा करना नहीं है, बल्कि अपनी सेल्फ एफिकेसी बढ़ाना है। ये मानना कि आज परिस्थितियां चाहे जो हों, मेरा काम करने का तरीका एक चैंपियन वाला होगा। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अक्सर कॉर्पोरेट दुनिया में लोग एक कहावत सुनते हैं कि ड्रेस फॉर द जॉब यू वांट। बहुत आम कहावत है कि उस पद के लिए कपड़े पहने जो भविष्य में चाहिए। लेकिन आज का ये विज्ञान तो इससे कई ज्यादा गहराई की मांग कर रहा है। हाँ। ये कह रहा है कि माइंडसेट एंड एक्शन फॉर द लाइफ यू वांट।
यानी बाहरी दिखावा नहीं बल्कि अंदरूनी न्यूरोलॉजिकल बदलाव। बिल्कुल। उसके न्यूरॉन्स को वो आदत डालनी पड़ती है, उसके बाद बाहरी दुनिया में परिणाम नजर आने लगते हैं। एकदम सटीक। जब इंसान अंदर से अपनी पहचान बदल लेता है तो उसके फैसले, उसका जोखिम लेने का तरीका और उसका दूसरों से बात करने का तरीका बदल जाता है। और जब इंसान का व्यवहार बदलता है तो बाहरी दुनिया के पास उसके हिसाब से खुद को बदलने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचता। वाओ, सिद्धांत तो बहुत अच्छे से स्पष्ट हो गए। RAS नाम के बायोलॉजिकल फिल्टर को समझना, विचारों और कर्मों के तालमेल से वाइब्रेशन पैदा करना और लिविंग इन द एंड के जरिए नई पहचान बनाना। बिल्कुल। लेकिन अब वक्त है इस पूरी थ्योरी को एक जीते जागते, लगभग नामुमकिन से लगने वाले असली सफर में काम करते हुए देखने का। चलिए परमीश वर्मा की कहानी पर लौटते हैं। हाँ, जिसका जिक्र हमने शुरुआत में किया था। परमीश वर्मा का सफर इस पूरी चर्चा के न्यूरोसाइंस और मनोविज्ञान का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। आज उन्हें एक बहुत बड़े यूथ आइकॉन, एक सफल निर्देशक, एक्टर और सिंगर के रूप में देखा जाता है। उनकी लाइफस्टाइल, उनका अनुशासन, उनकी फिटनेस, ये सब देखकर लगता है कि जैसे वे हमेशा से ऐसे ही थे। लेकिन असल में ऐसा था नहीं। बिल्कुल नहीं। रिसर्च उनके संघर्ष के उन दिनों का विश्लेषण करती है जब वे एक विदेशी जमीन पर ऑस्ट्रेलिया में थे और जिंदगी उनकी हर परीक्षा ले रही थी। और वो समय कोई मामूली संघर्ष नहीं था। उन्होंने वहां एक रेस्टोरेंट में बहुत लंबे समय तक केवल बर्तन धोने का काम किया है। हाँ, अगर कोई व्यक्ति उस स्थिति में हो जहां वो 12-12 घंटे किचन की गर्मी में खड़ा हो, तो मनोवैज्ञानिक रूप से टूट जाना बहुत आसान है। जरा उस स्थिति का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण कीजिए। जब इंसान थकाहारा होता है, भविष्य अंधकार में दिखता है, तो सबसे आसान काम क्या होता है? सबसे आसान तो हार मान लेना होता है। अपनी किस्मत को कोसना, व्यवस्था को दोष देना, ये मान लेना कि शायद जीवन भर यही करना है। लेकिन परमीश ने ठीक वही किया जिसे विज्ञान लिविंग इन द एंड कहता है। इसे इमेजिन करना भी रोंगटे खड़े कर देता है। मतलब एक तरफ हाथों में बर्तन है, साबुन और जूठन है, शरीर थककर चूर है, और दूसरी तरफ दिमाग का RAS पूरी तरह से एक ही लक्ष्य पर लॉक्ड है, सुपरस्टार बनने का विजन। यही तो मैजिक है जो असल में विज्ञान है। इस स्तर का मानसिक अनुशासन बनाए रखना, मेरा मतलब है जहां वर्तमान की कड़वी सच्चाई आपको नीचे खींच रही हो और आपकी सोच आपको आसमान दिखा रही हो। मुझे लगता है कि इस तनाव को बर्दाश्त करना और हार न मानना ही असली मैनिफेस्टेशन है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने सिर्फ ख्यालों में खुद को सुपरस्टार नहीं माना, उन्होंने एक्शन भी लिया। बिल्कुल, उन्होंने उस एक्शन वाले हिस्से को पूरा किया जिसके बिना मैनिफेस्टेशन एक धोखा है। बर्तन धोने के बाद थकावट के बावजूद जो भी थोड़ा बहुत समय मिलता था, उसमें वे सोते नहीं थे या अपना समय बर्बाद नहीं करते थे। तो वो क्या करते थे? उस समय में उन्होंने एक्टिंग सीखी, डायरेक्शन की बारीकियां सीखीं। उन्होंने वहां छोटे स्तर पर थिएटर किया। उन्होंने सफलता का या किसी बड़े स्टूडियो के लॉन्च करने का इंतजार नहीं किया। अरे वाह, मतलब उन्होंने उस टूटे हुए फोन वाले इन्फ्लुएंसर की तरह काम किया। एकदम वही बात। उन्होंने उसी वक्त एक डायरेक्टर और एक कलाकार की तरह सोचना और काम करना शुरू कर दिया था, भले उनके पास कोई बड़ा कैमरा या बजट नहीं था। बिल्कुल, उन्होंने अपने विचारों यानी सुपरस्टार का विजन, अपनी भावनाओं यानी उस काम के प्रति गहरा जुनून, और अपने कर्मों यानी रोजाना एक्टिंग और डायरेक्शन का अभ्यास, तीनों को मिला दिया। हाँ, तीनों को पूरी तरह से एक सीध में ला दिया था। उनका नर्वस सिस्टम इसी दिशा में प्रोग्राम हो चुका था, अलाइनमेंट हो गया था। और जब ये अलाइनमेंट होता है तो इंसान का दिमाग ऐसे मौके देखने लगता है जो बाकी लोगों से छूट जाते हैं। उनका काम करने का तरीका, उनका आत्मविश्वास लोगों को उनकी ओर खींचने लगा। आज वे जो विशाल सफलता का जीवन जी रहे हैं, वो कोई लॉटरी का टिकट नहीं था जो अचानक निकल आया। वो मेहनत थी। वो वास्तविकता उन्होंने सालों पहले उस रेस्टोरेंट के किचन में अपने विचारों
और अपनी अटूट मेहनत से रच दी थी। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण और इन वैज्ञानिक सिद्धांतों का सार निकालें तो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाती है। बिल्कुल साफ। मैनिफेस्टेशन कोई ऐसा ख्याली पुलाव नहीं है जिसे सिर्फ दिमाग में पकाया जाए। ये कमरे में आराम से बैठकर ब्रह्मांड से कुछ मांगने का खेल नहीं है। एकदम नहीं। ये सबसे पहले अपने दिमाग के उस RAS एल्गोरिथम को यह स्पष्ट निर्देश देना है कि जिंदगी को किस दिशा में जाना है, और उसके बाद अपने विचारों, अपनी सच्ची भावनाओं और अपने कड़े कर्मों को मिलाकर एक ऐसी शक्तिशाली अवस्था तैयार करना है जहां कोई मानसिक विरोधाभास न बचे, कोई क्लैश ना हो अंदर। हाँ। और ये सब कुछ आज इसी वर्तमान पल से शुरू करना है। उस इंसान की तरह सोचना और बर्ताव करना है जो भविष्य में बनना तय किया गया है। यह हम सभी के लिए बहुत गहरी सोच का विषय है। इससे ये साबित होता है कि किसी चमत्कार का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंसान का अपना दिमाग, उसकी न्यूरोप्लास्टिसिटी और उसका फोकस खुद ही दुनिया का सबसे बड़ा चमत्कार है। बिल्कुल, अपनी जिंदगी की कहानी का लेखक इंसान खुद है। हाँ, हमारे भीतर मौजूद इस विज्ञान और मनोविज्ञान को बस सही दिशा देने की आवश्यकता है। एक बार जब कर्म और सोच एक दिशा में हो जाए तो इंसान किसी भी परिस्थिति से बाहर निकल सकता है। 100% सच बात है। और आज की इस बेहद रोचक चर्चा को खत्म करते हुए यहाँ एक ऐसा विचार छोड़ना जरूरी है जो शायद लंबे समय तक सोचने पर मजबूर कर दे। बताइए। हमने बात की थी कि लोग अक्सर शिकायत करते हैं कि मैनिफेस्टेशन काम नहीं कर रहा। हाँ, अक्सर लोग यही कहते हैं। लेकिन सच्चाई तो ये है कि इंसान का दिमाग और ये सिद्धांत हर एक सेकंड लगातार काम कर रहा है, हमेशा ऑन है। अगर ये ब्रह्मांड और हमारा अपना नर्वस सिस्टम सिर्फ हमारे वर्तमान कर्मों, हमारे रवैये और हमारे विचारों के अलाइनमेंट की भाषा समझता है, तो एक पल रुककर ये सोचना जरूरी है क्या? कि हमारी आज की अनजानी आदतें, हमारी रोजमर्रा की छोटी छोटी शिकायतें, हमारा टालम टोल और जो नकारात्मक सोच हम पाले हुए हैं, वो भविष्य की किस वास्तविकता को जन्म दे रही है। बहुत गहरा सवाल है। जाने अनजाने में कहीं कोई इंसान अपनी जिंदगी में वही सब तो मैनिफेस्ट नहीं कर रहा जिससे वो सबसे ज्यादा भागना चाहता है। इस पर तो बहुत गंभीरता से सोचना पड़ेगा। बिल्कुल। इसी एक गहरे और चुभने वाले सवाल के साथ आज की इस खास चर्चा को हम यहीं रोकते हैं। इस पर जरूर विचार कीजिएगा।